हमारा मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। प्रश्न है हमारा मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं, औरंगजेब, बाबर, अकबर या बहादुर शाह जफर। तो देखिए राइट आंसर चेक करेंगे। देखिए राइट आंसर है हमारा डी है, बहादुर शाह जफर। देखिए मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह था बहादुर शाह जफर। देखिए बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए अंतिम शासक थे और इन्हें जो है 1857, जहाँ पे 1857 ईस्वी में, जो कि हमारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का। तो इसी के लिए जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें म्यांमार की जेल में डाल दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है बेसिन की संधि किसके मध्य हुई थी। देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, बेसिन की संधि जो है किसके मध्य हुई थी। तो देखिए चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। बाजीराव द्वितीय एवं अकबर, बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज, बाबर एवं शेर शाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर है हमारा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जो बेसिन की संधि थी वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। देखिए इस संधि की बात करें तो देखिए मराठा प्रदेश के राजाओं के आपस में जो संघर्ष चल रहे थे, उनमें पूना के निकट हिदपसर स्थान पर बाजीराव द्वितीय को यशवंतराव होलकर ने पराजित किया। पेशवा बाजीराव जो है भागकर बसई पहुँचे, जहां ब्रिटिश सत्ता थी, और वहीं पे उन्होंने ब्रिटिश की जो अंग्रेज थे उनकी शरण ली। तो देखिए ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की शरण में पेशवा पहुंच गए। तो देखिए पेशवा का शरण देना ब्रिटिश सत्ता ने सहर्ष स्वीकार किया। देखिए अंग्रेज़ तो मौका चाह ही रहे थे, तो उन्होंने जो है ये सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु इसके लिए जो है बाजीराव को कुछ अपमानजनक शर्तों की संधि करनी पड़ी थी। यही संधि जो है बेसिन की संधि कही गई। देखिए ये संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई। इसके अनुसार जो है पेशवा को अपने यहाँ ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखने के लिए बाध्य होना था, और साथ ही साथ उसके खर्चे के लिए जो है 26 लाख रुपए की वार्षिक आय ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपनी होगी। तो ये जो है शरण में तो पहुंच गए, लेकिन शर्त जो है काफ़ी तगड़ी अंग्रेज़ों ने इनके सम्मुख रखी। देखिए संधि की एक शर्त ये भी थी कि अन्य राज्य से अपने संबंधों और व्यवहार के मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशानुसार काम करेंगे। यानी कि अगर आप किसी से रिश्तेदारी भी जोड़ रहे हैं तब भी आप अंग्रेज़ों से पूछ के ही जोड़ेंगे, यानी कि कहीं भी जो है आप संबंध बना रहे हैं वो भी आप अंग्रेज़ों से पूछ के करेंगे। तो इस प्रकार जो है मराठा स्वतंत्रता इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के हाथों बिक गई। देखिए क्या था कि पूना में बाजीराव द्वितीय को यशवंतराव होलकर ने पराजित कर दिया था। तो पराजित होने के बाद ही अंग्रेज़ों के पास पहुंच गए। अंग्रेज़ों ने जो है 3-4 शर्तें रख दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी शर्तें थीं। देखिए उन्होंने कहा एक टुकड़ी आप अपने पास रखिए, 26 लाख रुपए की वार्षिक आय जो है हमें दीजिए, साथ ही साथ जो है अगर आप किसी से संबंध अपने बनाते हैं तो वो भी हमारी इच्छा अनुसार ही आप बना पाएंगे। तो काफ़ी कठिन शर्तें थीं। ये सब जो है संधि बेसिन संधि कहलाती है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। चार ऑप्शन देख लेते हैं। बालाजी बाजीराव, बालाजी राव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर चेक करेंगे। देखिए राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे हमारा सही आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बालाजी बाजीराव। तो देखिए कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, देखिए नाना साहेब शिवाजी के शासनकाल के बाद के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। देखिए बालाजी बाजीराव आपने देख ही लिया कि ये जो है नाना साहब के नाम से जाने जाते थे, और नाना साहब जो हैं शिवाजी
के शासनकाल के बाद जो है इनका शासनकाल सबसे प्रभावी शासकों के रूप में गिना जाता है। उन्हें जो है बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शन देखेंगे फटाफट। लखनऊ में, आगरा में, पानीपत में या दिल्ली में। देखिए राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, यानी कि कहाँ पे है, लखनऊ में। तो ये जो है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। देखिए बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको अवध के नवाब आसफ उद दौरानी ने 1784 में बनवाया था। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भूल भुलैया भी कहा जाता है, इसे आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसे जो है आसफ उद दौरानी ने 1784 में इसे बनवाया था और ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में। तो याद रखना है बड़े इमामबाड़ा के 2-3 नाम हैं, भूल भुलैया, आसिफी इमामबाड़ा। 1784 में ये बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, सिख सेना को क्या कहा जाता था। देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। खालसा, सिंह दल, राजा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा खालसा। देखिए सिख सेना जो है वो खालसा कहा जाता था। सिख सेना को खालसा कहा जाता था। देखिए अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। लखनऊ में, कोलकाता में, आगरा में या सूरत में। देखिए राइट आंसर चेक करेंगे। देखिए राइट आंसर है हमारा डी, सूरत में। देखिए अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी, वो लगाई थी सूरत में, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। देखिए भारत में सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन गए। देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सम्मुख आ चुके हैं। अब राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए राइट आंसर है हमारा पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, यानी कि ये अंग्रेज़ों के बाद गए। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, पुर्तगालियों को भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी दिया जाता है। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी रास्ते से आए होंगे। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया, इनके नाम है ये, कि इन्होंने समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी इन्हीं के लिए जाता है। देखिए भारत तक पहुंचने के लिए जो है एक समुद्री मार्ग का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि पुर्तगालियों ने खोजा। इसीलिए इनके नाम में ये उपलब्धि दर्ज है कि पुर्तगालियों ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को खोजा। देखिए भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ों का जहाज रेड डेरगन था। देखिए बात करें अगर पहला जहाज, देखिए समुद्री मार्ग तो खोज ही लिया था पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत पहुंचने के लिए। साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि अंग्रेज़ों का पहला जहाज़ कौन सा था। तो पहला जहाज़ जो है इसी मार्ग से आया था, रेड डेरगन नामक जहाज़ जो है इसी रास्ते भारत आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1664 में, 1564 में, 1774 में या 1600 में। तो देखिए राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था।
प्रश्न है अगला हमारी स्क्रीन पे, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलकत्ता में, मुंबई में, गोवा में या कोचीन में? तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फिर। देखिए प्रश्न है हमारा गोवा में। देखिए पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में अपना मुख्यालय बनाया था, तो याद रखना है आपको। देखिए चार ऑप्शन तो हमने देख ही लिए। गोवा में जो है इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था पुर्तगालियों ने। कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट देख लेते हैं, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, ये नाम है, अगर उच्चारण गलत हो तो आप देखिएगा। अल्फोंसो डे अल्बुकर्क पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव जो है अल्बुकर्क ने ही रखी थी। तो ये अल्बुकर्क आपको याद रखना है, पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था और यहाँ पे अपना मुख्यालय बनाया था। साथ ही साथ जो है पुर्तगाली सत्ता की नींव भी इसी ने रखी थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन से किले का निर्माण किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक किला बनाया गया था और इस किले का नाम क्या था, ये हमें बताना है प्रश्न में। चार ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया, फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट चार्ल्स। तो ये चार जो हैं हमारे ऑप्शन है। राइट आंसर चेक करेंगे। देखिए राइट आंसर हमारा है यहाँ पे ए ऑप्शन, फोर्ट विलियम नाम से जो है इन्होंने कलकत्ता में एक किला बनवाया था। जो उस समय इनके राजा थे विलियम, उन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने जो है कलकत्ता में एक किले का निर्माण किया गया था। कुछ पॉइंट भी हैं देखिए यहाँ पे। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पे बनवाया गया। इसके सामने ही मैदान है जो कि किले का ही भाग है और कलकत्ता का सबसे बड़ा शहरी पार्क भी यहीं पे है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, अंग्रेजों के शासक चार्ल्स द्वितीय को कौन से देश की राजकुमारी से शादी के उपरांत बम्बई को दहेज स्वरूप दिया गया? देखिए बम्बई को जो है दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय जो कि अंग्रेजों के शासक थे, तो कौन से देश की राजकुमारी के साथ इन्होंने शादी की जो इन्हें बम्बई दहेज में मिला? तो देखिए राइट आंसर इन चार ऑप्शंस में है। चार ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर चेक करेंगे। तो देखिए राइट आंसर हो जाता है पुर्तगाली। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी उससे शादी की अंग्रेज़ों के राजा चार्ल्स द्वितीय ने, तो इन्हें बम्बई जो है दहेज में दी गई पुर्तगालियों द्वारा। देखिए पुर्तगाल की राजकन्या जो थी कैथरीन, इसकी शादी जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई थी, जिसके बाद पुर्तगाल ने अपने जो जिनसे शादी हुई थी राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई जो है दे दी थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? चार ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस मार्टिन, इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर चेक करेंगे अब। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने शुरू की थी। देख लेते हैं क्या थी ब्लू वाटर। देखिए राजा जमोरिन को पुर्तगालियों ने हरा दिया और इसी जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्चता भी स्थापित हो गई। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली जो है गवर्नर नियुक्त किया गया। उसकी नीतियाँ जो थीं भारत में वो ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाईं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य जो था हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। तो देखिए पुर्तगाली भी सत्ता भारत में पूर्णतः स्थापित हुई थी, जिसका श्रेय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को गया और इसकी जो नीतियाँ थीं वो ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाईं, क्योंकि जो है इनकी जो है मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था।
तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसके शासनकाल में पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया गया। देखिए, उस गवर्नर जनरल का हमें नाम बताना है। जिसके शासनकाल में जो है अंग्रेजी हुकूमत में पंजाब को मिला लिया गया। तो देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। डलहौजी, कैनिंग, वेटिंग या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डलहौजी। देखिए डलहौजी के शासनकाल में जो है पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डलहौजी के शासनकाल में जो है पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया गया। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति जो है आरंभ की गई थी। ये हड़प नीति क्या थी कि 1848 से 1856 के मध्य जो है ये नीति रही। देखिए इसमें जो है क्या था, अगर कोई वारिस नहीं है किसी भी राजा का, तो उसके ना होने पे उसकी संपत्ति जो है अंग्रेजी हुकूमत की हो जाया करती थी, जिससे कि जो है कोई भी राजा अपनी संपत्ति किसी और को नहीं दे सकता था और वो स्वतः ही उसकी संपत्ति अंग्रेज़ों के अधीन हो जाती थी और वो राज्य जो है अंग्रेजी शासन में मिल जाता था। तो ये अपनी तरह की अलग ही इनकी पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, जो कि इसका विरोध काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ था। देखिए प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी भारत में कहाँ पे घटित हुई थी। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। कलकत्ता में, कोचीन में, गोवा में या आगरा में। तो देखिए राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर हमारा है कलकत्ता में। देखिए ब्लैक होल त्रासदी जो है वो कलकत्ता में घटित हुई थी। और देखिए काल कोठरी नामक घटना जो है पश्चिम बंगाल की घटना है, जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे, उन्होंने जो है 146 अंग्रेज़ों को जो है, जिसमें स्त्रियां और बच्चे सम्मिलित थे, को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी खोली गई तो इसमें कुल 23 लोग ही जीवित बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना के बाद जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी बड़े पैमाने पे अत्याचार किए और लड़ाई छेड़ दी। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे इतिहासकारों का मत है कि ये घटना जो है संदिग्ध है, यानी कि इसकी विश्वसनीयता को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना है और इतिहास में इस घटना का महत्व केवल इतना ही है कि अंग्रेज़ों ने इस घटना को आगे के आक्रामक युद्ध का कारण बनाए रखा। मतलब अंग्रेज़ों को एक कारण मिल गया कि लड़ाई करने का, कि उन्होंने जो है हमारे 146 अंग्रेज़ों को मारा, इसीलिए जो है हमने उनको मारा। तो ये उन्हें एक कारण मिल गया। तो लेकिन इतिहासकारों ने इस पे जो है इस घटना की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए और इस घटना को एक काल्पनिक और मनगढ़ंत बताया। तो काफ़ी बड़ी बात है, याद रखना है आपको। देखिए आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। उम्मीद है आपने इनका लाभ लिया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता लगे कि कितने लोग जो हैं मॉक टेस्ट देना पसंद कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं मॉक टेस्ट करने के इच्छुक हैं। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।